नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स स्टडी किए थे, जिनके काफ़ी अच्छे जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। अर्निंग सीजन अभी चल ही रहा है, तो आज हम आपके लिए 4 नए स्मॉल कैप स्टॉक्स लेकर आए हैं, जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। हम इन स्टॉक्स से बिजनेसेस को समझेंगे, इनके रिजल्ट्स देखेंगे और साथ में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इनका भविष्य कैसा दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन स्टॉक्स पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है मनोरमा इंडस्ट्रीज। मनोरमा बेकरी, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट और कॉस्मेटिक सेक्टर्स को सर्व करता है। ये कंपनी स्पेशलिटी फैट्स और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट्स बनाती है, जो इन सब प्रोडक्ट्स में कोकोआ और बाकी फैट्स के रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं। तो एफएमसीजी कंपनियों के लिए मनोरमा के प्रोडक्ट्स एक तरह से कॉस्ट बेनिफिट देते हैं उनको। तो ये उनको ये प्रोडक्ट्स सस्ते पड़ते हैं, ये फैट्स सस्ते पड़ते हैं कंपेयर्ड टू कोकोआ या एक्चुअल फैट्स। ये एफएमसीजी सेक्टर के लिए एक तरह से प्रॉक्सी प्लेयर है। ये फैट्स मनोरमा मैंगो, शिया, सैल सीड से बनाती है। बिजनेस मॉडल ऐसा है इनका कि ये अफ्रीका और इंडिया के जंगलों से ट्राइबल्स और कलेक्शन सेंटर्स की हेल्प से सीड्स सोर्स करते हैं और उनकी प्रोसेसिंग करके ये फैट्स बनाते हैं। कस्टमर्स की बात करें तो मॉन्डेलेस जो ओरियो और कैडबरी ओन करती है, फेरेरो, नेस्ले, लॉरियल, बॉडी शॉप जैसी कंपनियों को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इनकी ज़्यादातर सेल्स लगभग 88 से 90% सेल्स एक्सपोर्ट से आती हैं। मनोरमा का रायपुर में एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है। फुल्ली इंटीग्रेटेड मतलब कि ये एक्सट्रैक्शन से लेकर रिफाइनरी, फ्रैक्शनेशन जो भी स्टेप्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सारे इस प्लांट में होते हैं। कंपनी ने हाल ही में अपनी कैपेसिटी बढ़ाई थी। आगे ये H2 में मतलब कि अक्टूबर से मार्च के महीनों में अपने प्लांट की मेंटेनेंस करके उसे अपग्रेड कर रहे होंगे। उससे इनकी कैपेसिटी 30% बढ़ेगी और फिर इन्होंने अपने प्लांट के पास में ही 20 एकड़ की ज़मीन खरीदी है, एक बड़ी ज़मीन खरीदी है, जहां ये मीडियम से लॉन्ग टर्म में एक्सपेंशन करेंगे। ये इन्होंने जून क्वार्टर की प्रेस रिलीज में अपने एक्सपेंशन प्लान्स बताए हैं। रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बारी। तो अप्रैल, मई और जून के महीनों में जो आपका क्वार्टर 1 या जून क्वार्टर होता है, उसमें इनकी सेल्स 117% बढ़ी हैं और नेट प्रॉफिट तो 274% बढ़कर 13 साढ़े 13 करोड़ से सीधा 51 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है हम लोगों को। मार्जिन इनकी 20% से 27% हो गई है, आप देखोगे। यही एक्सपेंशन नेट प्रॉफिट या पैट मार्जिन में ट्रांसफ़र हुआ है, जो 10% से सीधा 17.5% हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं मनोरमा के, क्योंकि कंपनी ने टारगेट ही 35% के आसपास सेल्स ग्रोथ का दिया था और मार्जिन 23 से 25% की रेंज में इन्होंने बताई थी एबिटा मार्जिन। पर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ 117% रही है और एबिटा मार्जिन हमें 27% देखने को मिली है। मतलब बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। वैल्यूएशन हाँ थोड़ा-सा ज़्यादा है मनोरमा का, पर एफएमसीजी या एफएमसीजी प्रॉक्सी बिज़नेसेस ना जो आपके होते हैं, थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हैं। इसके अलावा अगर हम ऐसे देखें कि Q1 की जो 117% ग्रोथ आई है, वो पूरे साल नहीं भी कंटिन्यू होती है और कम से कम ये 50% सेल्स ग्रोथ या 50% सेल्स ग्रोथ ले आते हैं, तो भी पूरे साल के लिए। तो ये भी एक अच्छा ठीक-ठीक वैल्यूएशन होगा इस ग्रोथ के लिए, 50% ग्रोथ के लिए मनोरमा का। अब दूसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे, वो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस एक एनबीएफसी है, माने कि ये लोन्स देने के बिजनेस में है। ये 1.5 लाख से 2 लाख तक के छोटे अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं। अनसिक्योर्ड माने कि जो बिना कोलेटरल के लोन दिए जाते हैं, मतलब कि एक होता है लोन जिसमें आप घर गिरवी रखते हो तो आपको लोन मिलता है, पैसा मिलता है। इसमें आप कोई कोलेटरल, कोई कुछ भी चीज़, सोना वगैरह कुछ भी नहीं देते हो, तो वो आपका अनसिक्योर्ड लोन होता है। ये आपका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बोला जाता है, छोटे अनसिक्योर्ड लोन्स वाला। और क्रेडिट एक्सेस की कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अच्छी प्रेजेंस है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो इनके 34% लोन्स जो इन्होंने दिए हुए हैं, वो 1 से 1.5 लाख रुपए की रेंज में है। 28% लोन बुक इनकी 50,000 से 1 लाख साइज के लोन्स की है और 20% लोन्स इनके 1.5 से 2 लाख के रेंज के हैं। माइक्रो फाइनेंस आपका हाई मार्जिन पर साइक्लिकल सेक्टर है। इसमें एनबीएफसीज 10% रेट से या ब्याज से पैसे उठाते हैं और आगे 20-25% ब्याज पर देते हैं, माने कि 10 से 15% इंटरेस्ट मार्जिन रहता है इधर माइक्रो फाइनेंस में, क्योंकि लोन्स अनसिक्योर्ड होते हैं। पर पिछले 1 साल से ये बहुत स्ट्रगल करता आया है। पर अगर आप देखोगे जाके तो पूनावाला फिनकॉर्प हो गया, अरमान, क्रेडिट एक्सेस, सबके रिजल्ट्स बहुत खराब रहे हैं 2-3 क्वार्टर से। सबके लोन डिफॉल्ट्स या एनपीएस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। लोन डिफॉल्ट्स माने कि जिन लोगों को आपने या इन्होंने पैसे उधार दिए हैं, उन्होंने अपना कर्जा पूरा नहीं किया।
ऐसे में क्या होता है कि एनबीएफसी का आपका पूरा फोकस ग्रोथ से हटकर पैसा जो दिया हुआ है वो रिकवर करने में चला जाता है, क्योंकि बिजनेस ना लॉसेस में जाने लगता है। पर अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में रिकवरी आ रही है और वो भी बहुत अच्छी। आप इधर देखेंगे कि क्रेडिट एक्सेस के लिए पीएआर यानी कि पोर्टफोलियो एट रिस्क, मतलब कि कितने प्रतिशत लोन्स में डिफॉल्ट का रिस्क है, ये संख्या पिछले 2-3 क्वार्टर से कम होती आई है। अब लोन बुक में रिस्क कम हो रहा है, इसलिए आप देखोगे कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती आई है। इसको आप ऐसे देखो कि एनबीएफसी आपका काम कैसे करता है। एनबीएफसी बैंक से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा उठाता है, फिर आगे उसके लोन्स देता है। ऐसे में अगर किसी एनबीएफसी के लोन पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट्स बढ़ने लगते हैं, तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक्स या इन्वेस्टर्स जिस ब्याज पर उधार दे रहे हैं एनबीएफसी को, वो बढ़ा देते हैं। एनबीएफसी में भी तो कुछ अगर हुआ, तो उनका भी तो रिस्क है उधर। पर अब लोन डिफॉल्ट्स कम हो रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ रहा है, जो बहुत अच्छा सिग्नल है। इसे आप आगे ऐसे देखोगे कि क्रेडिट एक्सेस के मार्जिन्स बेहतर होते जाएंगे। साथ के साथ आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे तो डिसबर्समेंट्स क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के 22% बढ़े हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है। डिसबर्समेंट्स आपके नए लोन्स होते हैं। तो इसी दिशा में पिछले 2-3 क्वार्टर से इनके स्लिपेजेस यानी कि नए डिफॉल्ट्स कितने हो रहे हैं, ये संख्या भी कम होती आई है। तो मोटा-मोटी हम ये कह सकते हैं कि सेक्टर में बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, और क्रेडिट एक्सेस बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। पर अगर आप इनके अभी के रिजल्ट्स जाके देखोगे, तो आपको क्रेडिट एक्सेस बेकार बिज़नेस लगेगा। जैसे Q1 में बस इनका 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और आरओई बस 3.4% था। पर मैनेजमेंट ने इस साल का गाइडेंस बहुत अच्छा दिया है, जो क्लियर कट हमें एक चीज़ बता रहा है कि सेक्टर और बिज़नेस दोनों में बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है। मैनेजमेंट कह रहा है ये इस 3 साढ़े 3% आरओई को 12 से साढ़े 13% तक ले जाएँगे। तो हम फिर से इस बिज़नेस में अच्छी बॉटम लाइन और ग्रोथ देख सकते हैं। चीज़ आपको यहाँ ये समझनी है कि रिकवरी आई नहीं है, हो रही है। तो आपको ऐसे ही बिज़नेसेस को ट्रैक करना होता है। जब अर्ली स्टेजेस में अच्छी कंपनी को आपको ढूँढ लेना है। जब बिज़नेस ग्रो कर रहा हो या ग्रो करना स्टार्ट कर रहा हो या अपना नया प्लांट लगा रहा हो, नया कैपेसिटी लगा रहा हो, एक्सपेंशन कर रहा हो, जब सब कुछ उस कंपनी में परफेक्ट हो जाएगा, तब तक तो कहानी बहुत खत्म हो जाएगी ना, देरी हो जाएगी। तो आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है, आपको ऐसे ही बिज़नेसेस को पकड़ना होगा, जो एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या मैनेजमेंट भविष्य को लेकर कुछ अच्छा बता रहा है। पर दिक्कत क्या है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और रिजल्ट्स देख भी लें तो फिर रिजल्ट्स को समझने में भी दिक्कत आती है। बाकी फिर इतनी सारी कंपनियां हैं 4 साढ़े 4 हज़ार तक, किसको किसको ट्रैक करें। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक कम्युनिटी बनाई है, जहां हम आपके लिए बिजनेसेस को स्टडी करते हैं, उनके रिजल्ट्स देखते हैं, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये सब आपको बताते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। हम यहाँ 150-200 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर, वो भी आसान लैंग्वेज में। इसमें 2 प्लान्स हैं, और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ऐसे में आपको मंथली रेट अगर 1 साल का आप प्लान लेते हैं, तो बस आपको ₹850 पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से भी हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने बिज़नेसेस पर आते हैं, तो तीसरे नंबर पर है मेरा सबसे फेवरेट बिज़नेस, स्काई गोल्ड और डायमंड्स। स्काई गोल्ड एक बी2बी ज्वेलरी कंपनी है, माने कि ये मार्केट की अन्य गहने बेचने वाली कंपनियों के लिए गहने डिज़ाइन और बनाने का काम करते हैं। इधर आप देखोगे तो लगभग सभी मशहूर कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ इनके कस्टमर्स हैं, जैसे कि कल्याण, मलाबार, जॉय आलुकास और कैरेटलेन भी, जो टाइटन की ब्रांड है। स्काई गोल्ड के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और एक्चुअली ये पिछले 2 सालों से हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है और लगातार अच्छे रिजल्ट्स देता आया है। Q1 में इनकी सेल्स आप देखोगे पिछले साल से 66 साढ़े 66% बढ़कर सीधा 1130 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई हैं, और मुनाफा तो इनका 105% ग्रो करके, या कहने को डबल होकर 44 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी रही है, 3.9%। इनका टारगेट है कि अगले साल तक ये इस 3.9% नेट प्रॉफिट मार्जिन को 4.5% तक ले जाएँगे। अब मे बी आपको ये 3-4% मार्जिन्स कम लगें, पर ज्वेलरी बिज़नेस में आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कम ही होते हैं। ग्रोथ और वैल्यूएशन की बात करें, तो स्काई गोल्ड ने हाल ही में एक ज़मीन खरीदी है मुंबई में, जिस पर ये अपनी 5,40,000 स्क्वायर फीट की एक नई और काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे होंगे।
ये लोग अभी 1 डेढ़ साल पहले ही नई फैसिलिटी में शिफ्ट हुए थे, लेकिन ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है कि आगे फिर से और बड़े कारखाने में शिफ्ट कर रहे होंगे। इनका टारगेट है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो अभी हर महीने 1 टन ज्वेलरी बनाने की है, उसे 3 साढ़े 3 गुना बढ़ाकर हर महीने का साढ़े 4 टन तक ले जाएँगे ये लोग। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छी सेल्स ग्रोथ लाएगा बिज़नेस में। इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो इनका इस साल 5,400 करोड़ और फिर अगले साल माने कि FY 27 में अपनी सेल्स 7,600 करोड़ करने का टारगेट है, जो कि इनके लिए बढ़िया 46% की सालाना ग्रोथ बनती है। हमारे पास इनका मार्जिन और सेल्स गाइडेंस दोनों हैं, तो अब हम लोग जल्दी से एक छोटा-सा वैल्यूएशन करते हैं स्काई गोल्ड का। तो इस साल FY 26 के 5,400 करोड़ सेल्स और 4% नेट प्रॉफिट मार्जिन टारगेट पर इनकी YOY टॉप लाइन ग्रोथ 54% और बॉटम लाइन ग्रोथ 63% तक निकल कर आती है। तो FY 26 के अंदाज़न मुनाफे पर ये बिज़नेस 20 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। ये आपका 1 ईयर फॉरवर्ड पीई हो गया और फिर 7,600 करोड़ सेल्स और 4.5% नेट प्रॉफिट मार्जिन पर FY 27 के अंदाजे पर मुनाफा 340 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। अगर स्काई गोल्ड ये कर ले जाता है, तो ये ज़बरदस्त 60% की सालाना ग्रोथ होगी इनकी बॉटम लाइन के लिए। तो भले पिछले साल के मुनाफे पर स्काई गोल्ड 33 के पीई पर है और स्क्रीनर पर आपको 28-29 का पीई देगा, क्योंकि उधर ये अभी जो जून क्वार्टर 1 का रिजल्ट्स आया है या मुनाफा आया है वो कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर हम 2 साल आगे का पीई देखें तो बस 13 निकल कर आता है, जो कि आपके 40 से 50% टाइप बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। तो इस बिज़नेस को भी आप खुद से एक बारी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ 2 मिनट लेकर मैं स्टॉक मूवमेंट और जो हाल ही में प्रमोटर्स का स्टेक सेल हुआ है, उस पर भी बात करना चाहूँगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि हम इन पे बात करते नहीं हैं, हमारा फंडामेंटल्स पर फ़ोकस रहता है। तो ख़ैर फिर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग कमेंट्स करेंगे, आई नो। तो स्टॉक मूवमेंट का देखो ट्रैक करने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप बोल रहे हो कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ख़ैर अगेन नॉट अ बाय सेल कॉल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज़ इन कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म को लेकर है। ख़ैर आप देखोगे कि जब से रिज़ल्ट्स आए हैं, ये 5-5% के लोअर सर्किट्स खा के ये स्टॉक 10 से 12% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है। मार्केट कंपनी को ऐसे जज कर रहा है कि पिछले साल सेल्स 100% बढ़ी थी, लेकिन इस साल बस 50% बढ़ी है, मतलब कि बिज़नेस में ग्रोथ कम हो गई है। पर ऐसा है नहीं, स्काई गोल्ड का तो लॉन्ग टर्म टारगेट ही 50% टाइप सेल्स ग्रोथ का रहा है। सो आप बिज़नेस को ऐसे देखोगे और जैसे-जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी, तो थोड़ा स्लो डाउन आएगा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म आउटलुक है ज्वेलरी सेक्टर और इस बिज़नेस को लेके, तो ये करेक्शन ने स्काई गोल्ड को और ज़्यादा अंडर वैल्यूड बना दिया है। स्टेक सेल पे देखिए आपकी अपनी राय हो सकती है। मेरा मानना है कि प्रमोटर ने थोड़ी स्टेक बेच दी, कुछ पैसा बिज़नेस से निकाल लिया, तो कोई पाप नहीं कर दिया उसने। वो पैसा किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, उनको घर खरीदना हो, कोई दूसरे बिज़नेस के लिए कैपिटल चाहिए हो या बस थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करना हो। बिज़नेस में अगर दिक्कत नहीं है, तो मुझे पर्सनली प्रमोटर स्टेक सेल से कोई हर्ज नहीं रहता है। स्काई गोल्ड के केस में एक अनलकी चीज़ हुई वैसे। होता क्या है कि अक्सर जब प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ डील करवा लेते हैं, अगर कंपनी अच्छी होती है, अगर अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो अगर इधर 5% बिका प्रमोटर्स का, उधर 5% खरीद लिया जाएगा। पर इनके प्रमोटर्स के केस में, स्काई गोल्ड के केस में क्या हुआ कि जब इन्होंने अपनी 4.30% हिस्सेदारी सेल की, कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐन वक्त पर पीछे हट गए। इसलिए इन्हें मार्केट में अपने शेयर्स डंप करने पड़े। मेरा पॉइंट यहाँ पर स्काई गोल्ड या प्रमोटर स्टेक सेल को सपोर्ट करना नहीं है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप बिज़नेस समझो, जो हो रहा है उसे देखो। कहानियाँ नहीं आपको फॉलो करनी है कि प्रमोटर स्टेक सेल हुई या कोई ऑपरेटर हो गया वगैरह-वगैरह, इसलिए स्टॉक बेकार हो गया। आप बिज़नेस को देखो, डिसीज़न आपका रहेगा, आपको ऐसे कहानियों पर बिलीव नहीं करना है। चौथा और आखिरी बिज़नेस जो हम स्टडी कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, वो है EFC इंडिया। EFC ऑफिस लीजिंग के बिज़नेस में है। ये लोग बिल्डिंग्स किराए पर उठाकर उसको तैयार करते हैं, रिनोवेट करते हैं और फिर आगे उन्हें दूसरी कंपनियों को ऑफिसेज़ के रूप में लीज़ पे या किराए पर देते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि EFC पूरा ऑफिस किसी एक कंपनी को ही दे दे। इसके अलावा ये कोवर्किंग स्पेसेस, मतलब कि एक बड़े ऑफिस में अलग-अलग कंपनियों का स्टाफ एक साथ काम कर रहा हो, तो ये लोग कोवर्किंग स्पेसेस भी चलाते हैं। ये इनका रेंटल बिज़नेस हुआ। इनके दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े 10 महानगरों में, शहरों में 82 ऑफिसेज़ हैं, जहाँ ये 63,000 से ज़्यादा ऑफिस सीट्स मैनेज करते हैं और पर सीट पर ये लगभग साढ़े 6 से 7,000 महीने का चार्ज करते हैं। इसके अलावा EFC ऑफिसेज़ के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के भी बिज़नेस में है।
ये अन्य कंपनियों के ऑफिसेज डिज़ाइन करते हैं, उन्हें सेटअप करते हैं, जहाँ अभी इनके पास 150 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। और इन्होंने हाल ही में एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी भी खरीदी है, जो इनके खुद के ऑफिस रेंटल सेगमेंट और इंटीरियर डिज़ाइनिंग सेगमेंट दोनों बिज़नेसेस में अच्छे से फिट बैठ रही होगी। अब इनके क्लाइंट्स की बात करें, तो इधर आप देखोगे कि टीसीएस, टेक महिंद्रा, गोदरेज, फ्लिपकार्ट और बजाज जैसी बड़ी कंपनियां तक इनके कस्टमर्स हैं। रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, तो जून क्वार्टर में कंपनी की कुल सेल्स 115% बढ़कर 220 करोड़ हो गई हैं। इसमें इनका ऑफिस रेंटल बिजनेस 83% ग्रो किया है और ऑफिस इंटीरियर सेगमेंट में तो काफ़ी अच्छी 140% ग्रोथ देखने को मिली है। एक तो ये सेगमेंट छोटा है, बेस छोटा है। इसके अलावा इस क्वार्टर एक बड़ा ऑर्डर पूरा हुआ है, इस वजह से भी इस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये लोग अपने ऑफिस रेंटल बिजनेस में लगातार और सीटिंग कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो इनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिज़नेस है, वहाँ भी इनके पास 150 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा कंपनी का मुनाफ़ा 197% माने कि लगभग-लगभग 200% बढ़ा है और ईएफसी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपैंड किया है। ये 15.5% से 21% हो गया है। फर्नीचर बिज़नेस पर अभी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो काफ़ी छोटा है अभी। इसके अलावा हम देखेंगे तो इधर आपको पता चलेगा या हमें पता चलेगा कि ऑफ़िस रेंटल बिज़नेस से इनकी 56% सेल्स आती हैं। ये सेगमेंट मुनाफ़ा 64% लाया है। इंटीरियर बिज़नेस इनका 39-40% सेल्स लाया है और प्रॉफ़िट में शेयर उसका 34% है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, आप देखोगे सेल्स और प्रॉफ़िट के कंट्रीब्यूशंस में। और कारण इसका क्या है कि जो इनका ऑफ़िस रेंटल बिज़नेस है, वो थोड़ा मैच्योर बिज़नेस है, काफ़ी टाइम से चलता है, तो उधर मार्जिन्स इस वजह से बेहतर हैं। तो ईएफसी भी एक अच्छा तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। वैल्यूएशन भी अच्छा है, अभी ये बिज़नेस आपको 26 के पीई पर ट्रेड करता मिलेगा। ये अभी 40 से 50% रेट से अपना रेंटल बिज़नेस जो है इनका मेन बिज़नेस, उसमें सीट्स ऐड कर रहे हैं, वो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। और इंटीरियर बिज़नेस में अभी 60% तक ग्रोथ आ रही है। तो आपको बस 26 के पीई पर 40 से 50% टाइप बिज़नेस मिल रहा है। सेक्टर की बात करें तो भारत में अभी फ्लेक्सिबल ऑफिसेज़ की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका इन्हें फ़ायदा मिल रहा है। फ्लेक्सिबल ऑफिसेज़ आपके क्या होते हैं कि अगर कोई बाहर से कंपनी आ रही है, खुद का ज़मीन लेके खुद का कंस्ट्रक्शन तो करेगी नहीं, वो तो जो बना-बनाया ऑफिस इनको मिल रहा है, उसको लीज़ पे या रेंट पे ले लेंगे। और अभी ट्रेंड क्या आ रहा है कि बाहर की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, जो पहले विप्रो या टीसीएस के क्लाइंट्स हुआ करते थे, अब अपने खुद के आईटी ऑफिसेज़ भारत में खोल रहे हैं। इन्हें हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या जीसीसीज़ बोलते हैं। इस वजह से ऑफिस रेंटल मार्केट में एक अच्छा ग्रोथ फेज़ हमें देखने को मिल रहा है, या ऑफिस रेंटल मार्केट एक अच्छे ग्रोथ फेज़ से गुज़र रहा है। रिस्क आपको क्या देखना है इस बिज़नेस में कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आपकी वॉलेटाइल हो सकती है। जैसे कोई नई बिल्डिंग लीज़ पर गई, तो वो कैपेसिटी आपकी फिर एक साथ आती है, या जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग से सेल्स आ रही हैं, वो प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ, तो वो सेल आपको फिर अगले क्वार्टर में दिखेगी और इस क्वार्टर कम ग्रोथ दिखेगी। जैसे दिसंबर क्वार्टर में इनकी सेल्स ग्रोथ बस 3% थी। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉलेटिलिटी हो सकती है बिज़नेस में, तो स्टॉक मूवमेंट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। बाकी अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन चारों में से सबसे बढ़िया बिज़नेस कौन-सा लगा है? साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम जाता है। आप सपोर्ट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। Q1 रिजल्ट्स आना अभी बस शुरू ही हुए हैं और हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी हमने 4 बिज़नेसेस कवर किए थे और आगे भी लाएँगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।